वहां इंडी गठबंधन एक मुस्लिम वोट चाहता है। इस चक्कर में इंडी गठबंधन ने ओवैसी को किनारे लगा दिया। ओवैसी ने बिहार में इंडी गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी। ओवैसी की पार्टी ने इसके लिए लालू यादव को अप्रोच भी किया था, लेकिन अब खबर है कि आरजेडी और कांग्रेस ने ओवैसी को ना बोल दिया है। ओवैसी को ना बोलने की वजह भी आप जान लीजिए। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी तो सांप्रदायिक पार्टी है, उससे कैसा गठबंधन। सुनिए बिहार में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कह रहे हैं। सांप्रदायिक एजेंडे वाली किसी भी पार्टी को कांग्रेस पार्टी साथ नहीं दे सकती है। ये हमेशा से हम लोगों का विचार रहा है और MIM लगातार पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी को मदद करती रही है, तो उनके साथ जाने का कोई मतलब ही नहीं। कांग्रेस की तरह ही आरजेडी को भी ओवैसी से दिक्कत है। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि ओवैसी को अगर वाकई सेक्युलर ताकतों की मदद करनी है तो बिहार में चुनाव ही नहीं लड़े। आरजेडी का तर्क है कि जब वो चुनाव लड़ने हैदराबाद नहीं जाते तो ओवैसी बिहार क्यों आ रहे। अरे भाई आप जाइए हैदराबाद, आपको किसी ने मना किया है। इंडी गठबंधन ने ओवैसी को तेवर दिखाए तो ओवैसी भी कहां पीछे रहने वाले थे। ओवैसी ने साफ कहा कि एक तरफ तो इंडी गठबंधन उस पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती है, दूसरी तरफ साथ चुनाव लड़ने से मना भी करती है। ओवैसी ने कहा कि एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगी। सुनिए 2 दिन पहले दिया ओवैसी का यह बयान। देखिए, एक तरफा मोहब्बत नहीं होने वाली, एक तरफा मोहब्बत होने वाली। और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्ज़ाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर, और इसलिए इल्ज़ाम लगता था कि वो नहीं चाहते कि गरीब मजलूम लोगों की एक उनका नेता बने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बने। वो यही चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बनकर रहें और उनके पीछे सर झुकाकर जिंदगी गुजारें। हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है सियासत में, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे। इधर बिहार में इंडी गठबंधन ने ओवैसी से किनारा कर लिया। उधर राहुल गांधी ने असम जाकर नया बवाल मचा दिया। राहुल गांधी ने आज असम में रैली की और रैली के दौरान उन्होंने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल भेजने की बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि असम के सीएम को ना मोदी बचा पाएंगे ना अमित शाह बचा पाएंगे। सुनिए राहुल गांधी को एक बार। आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं। और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को कभी अंबानी को आपका धन आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं। मगर अगर आप उनकी आवाज अच्छी तरह सुनोगे, टीवी में अगर आप उनको अच्छी तरह देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी ने असम के सीएम को जेल भिजवाने की धमकी दी, उससे सियासी पारा बढ़ गया। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी राहुल गांधी को तगड़ा जवाब दिया। हिमंता ने कहा जो खुद जमानत पर है वो जेल भेजने की बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि सुना है कि आप नेशनल हेराल्ड घोटाले में 5,000 करोड़ से अधिक की भारी भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पर बाहर हैं। आपको भारत के सबसे भ्रष्ट कांग्रेस अध्यक्षों में एक के रूप में याद किया जाएगा। साफ कहूं तो आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं और देश जानता है कि आप आज भारत के सबसे भ्रष्ट नेताओं में से एक हैं। यानी सियासी वार पलटवार चल रहा है। फिलहाल पाठशाला में वक्त हो गया अगले चैप्टर का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिल से बाहर आया है आतंकी हाफिज सईद। पहली तस्वीर में क्या दिखा है? मुनीर तख्ता पलट करने में बिजी, इधर बिल से निकले हाफिज सईद को अज्ञात हमलावर निपटाने वाले हैं क्या? आज इसका चैप्टर खोल रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हाफिज सईद किसी बिल में जाकर छुपा था डर के मारे, वो एक बार फिर तगड़ी सिक्योरिटी के बीच खुलेआम घूमने लगा है। और हाफिज सईद ने एक बार फिर मुरीद के में लश्कर तैयबा के आतंक की अपनी फैक्ट्री को चालू कर दिया है। आज पाठशाला में मुरीद के में हाफिज के टेरर फैक्ट्री के अंदर चल रही आतंकियों की ट्रेनिंग की एक एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाएंगे।
लेकिन यह सबको हैरान कर रहा है कि जो हाफिज सईद इतने दिन छुपा बैठा था वो अचानक बाहर कैसे आ गया। वो खुद बाहर आया है या उसे बाहर लाया गया है? क्योंकि आप ये देखिए कि पहले ही यह खबर आ चुकी है कि तख्ता पलट की तैयारी कर रहा मुनीर अगस्त में एक बार फिर भारत में बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश में जुटा है। अब या तो मुनीर ने हाफिज सईद को भारत पर आतंकी हमला करने के लिए बाहर निकाला है या फिर मुनीर की कोई और प्लानिंग है। हाफिज सईद को बिल से निकालकर असीम मुनीर का असली गेम क्या है, आज पाठशाला में इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन हाफिज सईद बिल से बाहर आया है, क्या अब उसका मरना तय है? क्या अज्ञात हमलावर उसको भी ठोक देंगे? क्या होने वाला है हाफिज सईद के साथ? एक ट्रेलर देखिए, फिर पूरा विस्तार से बताता हूं। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से हाफिज सईद कहीं दिख नहीं रहा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हाफिज सईद कैमरे पर दिखा है। जिस हाफिज सईद के बारे में पाकिस्तान बार बार कहता है कि वो जेल में बंद है, वही हाफिज सईद लश्कर के आतंकियों के बीच दिख रहा है। आप तस्वीर देखिए, ये जो आपको दाढ़ी में शख्स दिख रहा है, ये हाफिज सईद बताया जा रहा है। हाफिज सईद के जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसमें हाफिज सईद लाहौर के पास मुरीदके में अपने आतंकी अड्डे में खुलेआम आतंकियों के बीच बैठा नजर आ रहा है। जिस स्टेज पर हाफिज सईद बैठा नजर आ रहा है, उसके ठीक पीछे बड़ी संख्या में उसके बॉडीगार्ड वाले भी खड़े दिख रहे हैं। यही नहीं, स्टेज के ठीक नीचे भी हथियारबंद सिक्योरिटी वाले तैनात दिख रहे हैं। पाकिस्तान में कैसे हाफिज सईद का गुणगान हो रहा है, एक बार ये देखिए, फिर आपको बताऊंगा आखिर क्यों हाफिज सईद को असीम मुनीर ने बिल से बाहर निकाला है। यानी हाफिज सईद की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। हाफिज सईद वो आतंकी है जिसका अचानक सामने आना सबको हैरान भी कर रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि हाफिज सईद को बिल से बाहर निकालने का मतलब है किसी भी वक्त हाफिज के साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि एक तरफ भारत के सीधे टारगेट पर हाफिज सईद है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर घूमते ही रहते हैं जो हाफिज सईद जैसे आतंकियों को देखते ही ठोक देने की फिराक में रहते हैं। क्या हाफिज सईद को इसलिए बाहर निकाला गया है कि अज्ञात हमलावर उसे ठोक दें? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हाफिज के कई करीबियों को अज्ञात हमलावरों ने निपटा दिया। जैसे एक हफ्ते पहले ही पाकिस्तान के दीर में अज्ञात हमलावरों ने हाफिज के बेहद करीबी आतंकी मुफ्ती हबीबुल्लाह हक्कानी की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले मई में हाफिज के एक और करीबी आतंकी अबू सैफुल्लाह की गोली मारकर हत्या हो चुकी है। मई में ही लश्कर के को फाउंडर और हाफिज के करीबी अमीर हमजा को गोली मार दी गई थी, जो अब भी लाहौर के मिलिट्री हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रहा है। मार्च में लश्कर तैयबा के फाइनेंसर अब्दुल रहमान को कराची में अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया था। अब्दुल रहमान को भी हाफिज का करीबी माना जाता है। मार्च में ही लश्कर के टॉप कमांडर और हाफिज का करीबी आतंकी अबू खताल भी अज्ञात हमलावरों की गोलियों का निशाना बना था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ऐसे खतरे के बीच हाफिज सईद को बाहर निकालने के पीछे असीम मुनीर का प्लान क्या है, और इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। क्या ये मुनीर खुद चाहता कि हाफिज सईद बाहर निकले और कोई उसे ठोक दे? ये बात कितनी सच है इसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले ये देख लीजिए कि कैसे असीम मुनीर पाकिस्तान के उस आतंक को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर रहा है जिस आतंक के हाथ पैर भारत ने तोड़ दिए थे। इसके लिए हाफिज सईद जैसे आतंकियों के टेरर कैंप एक्टिवेट किए जा रहे हैं। मुरीदके में लश्कर के हेडक्वार्टर मरकज तैयबा में आतंकी छोटे छोटे ग्रुप्स में ट्रेनिंग लेते दिखाई दे रहे हैं, वो भी कैमरे के सामने। हाफिज के टेरर कैंप की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। आतंकियों को पहाड़ी नालों को पार करने के लिए लॉन्ग जंप और दूसरी तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें आग के गोले के अंदर से कूदने की ट्रेनिंग भी शामिल है। ट्रेनिंग कैंप में लश्कर के आतंकियों को हाथ पीछे बांधकर तैरने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यही नहीं, आतंकियों के लिए तलवारबाजी से लेकर मार्शल आर्ट्स तक की ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया है। अब इस तस्वीर को देखिए, इसमें लश्कर के कई आतंकी ऊंचाई से पानी में कूदने की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। आतंकियों को घुड़सवारी सिखाने के लिए लश्कर के हेडक्वार्टर्स में घोड़े भी बंधे हुए नजर आ रहे हैं। लश्कर की टेरर फैक्ट्री में पोर्टेबल बोट्स भी रखी नजर आ रही हैं। जरूरत पड़ने पर इन बोट्स में आसानी से हवा भरकर नदी या नाले को पार किया जा सकता है। इन बोट्स के साथ कुछ आतंकी खड़े भी दिख रहे हैं। यही नहीं, हाफिज की टेरर फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर और लकड़ी काटने वाली मशीनें भी नजर आ रही। अब इस तस्वीर को देखिए, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के हाथ में खतरनाक हथियार पकड़ा दिए गए। असीम मुनीर अपने काम में तो जुटा है,
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसके लिए उसे हाफिज सईद को बिल से निकालने की जरूरत क्या पड़ी? क्या हाफिज सईद को मुनीर ने मरने के लिए निकलवाया है? इस बात की भी चर्चा हो रही है और यह बहुत मुमकिन भी है, क्योंकि आप ये देखिए कि मुनीर ने हाफिज का उत्तराधिकारी तो तैयार करवा लिया है। सैफुल्ला कसूरी जो पहलगाम का मास्टरमाइंड है, वो दूसरा हाफिज तो बन ही चुका, हमने आपको दिखाया था। आतंकी हाफिज सईद की टेरर फैक्ट्री में आतंकियों की ट्रेनिंग ने आतंकवाद पर एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब किया है, क्योंकि तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि लश्कर तैयबा के जिस हेडक्वार्टर को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में खंडर बना दिया था, कुछ ही महीनों में मुनीर के इशारे पर पाकिस्तान सरकार ने उसे फिर से खड़ा किया है और आतंकवाद को लेकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। हालांकि पाकिस्तान से इससे ज्यादा की उम्मीद की भी नहीं जा सकती, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पाकिस्तान सरकार लश्कर की टेरर फैक्ट्री को लेकर अपने इरादे साफ कर चुकी थी। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने लश्कर के कैंप पर जिस तरह मिसाइलें बरसाई थी, उसमें लश्कर के कई कमांडर पहले ही मिट्टी में मिल चुके हैं। इसलिए हाफिज सईद ने अपनी टेरर फैक्ट्री की कमान लश्कर के नए टॉप कमांडर अबू जार को सौंपी है। अबू जार ही मुरीद के में मरकज तैयबा की सिक्योरिटी और वहां के आतंकियों की ट्रेनिंग का इंतजाम देख रहा है। मुरीद के में ट्रेनिंग लेने वाले आतंकियों में से बेस्ट परफॉर्मेंस वाले आतंकियों को सेलेक्ट करके पीओके भेजा जाता है। पीओके में इन आतंकियों को पाकिस्तान की सेना एडवांस्ड मिलिट्री ट्रेनिंग देती है और भारत में आतंकी हमला करने के लिए एलओसी के पार भेजती है। आतंकी हाफिज सईद को ऐसे वक्त में बिल से बाहर निकाला गया है जब पाकिस्तान में तख्ता पलट की अटकलें जोर पकड़ रही। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कल शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री आवास में असीम मुनीर के साथ मुलाकात भी की है और इस मुलाकात के ठीक पहले शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ बैठक की थी। इन बैठकों के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी इस्तीफा दे सकते हैं और इसके बाद पाकिस्तान में संसदीय प्रणाली को खत्म करके राष्ट्रपति शासन के सिस्टम की शुरुआत की जा सकती है, ताकि असीम मुनीर अपने हाथों में सारी पावर ले सके। इन खबरों का खुलासा करने वाले पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का भी दावा किया जा रहा है। यानी एक तरफ सोशल मीडिया पर हाफिज सईद के बाहर आने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, इसे लेटेस्ट तस्वीरें बताया जा रहा है, यह दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ असीम मुनीर पूरी तरह से तख्ता पलट के मूड में दिख रहा है। लेकिन इस सब के बीच अब अगला चैप्टर, पाठशाला में अगली क्लास, जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं कि ब्रिटेन की संसद क्यों पहुंच गए बागेश्वर बाबा, लंदन में क्या गजब हो गया, पाकिस्तानी के सवाल, बागेश्वर बाबा के जवाब, पीएम मोदी पर ऐसा क्या कह दिया कि आग लग गई। अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों मिशन मोड में काम कर रहे हैं, लगातार यात्राएं कर रहे हैं, राम कथा सुना रहे हैं, बिना एक भी दिन का विश्राम किए मिशन मोड में लगे। बागेश्वर बाबा का मिशन है देश से जातिवाद को खत्म करना, सनातन की पताका दुनिया भर में लहराना, देश के हिंदुओं को एक करना, बागेश्वर धाम में अस्पताल का निर्माण करवाना। अपने इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बागेश्वर बाबा दुनिया भर में घूम रहे हैं। बागेश्वर बाबा हाल ही में हनुमत कथा सुनाने लंदन गए थे। लंदन में जिस तरह से बागेश्वर बाबा का स्वागत हुआ और बागेश्वर बाबा ने लंदन में जिस अंदाज में सनातन और हिंदुत्व की बात की, उससे अंग्रेज भी हैरान रह गए। बागेश्वर बाबा ने ब्रिटेन की संसद में हनुमान चालीसा का पाठ किया, जो अपने आप में बड़ी बात है। अंग्रेजों के देश में बागेश्वर बाबा ने सनातन की ऐसी लॉ जलाई कि अंग्रेज भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। लंदन में कैसे बागेश्वर बाबा ने पीएम मोदी पर ऐसी बात कही जिससे भारत में भी कई लोगों को आग लग गई होगी। साथ ही बागेश्वर बाबा ने एक पाकिस्तानी के सवाल पर ऐसा जवाब दिया कि लोग हैरान रह गए। बागेश्वर बाबा ने अपनी अंग्रेजी को लेकर जो उनका ज्ञान है उस पर क्या कहा कि लोग हंसी नहीं रोक पाए। आज सब दिखाऊंगा, लेकिन पहले बागेश्वर बाबा की लंदन यात्रा की एक झलक देखिए। पाकिस्तान भी हमारा ही। दिल में विचार यदि आपके बदल गए तो आप हमारे हो गए। देश तभी बेहतर चल सकता है जब देश का प्रधानमंत्री बेहतर हो। आप अंग्रेजी सीख लो, हम कह देते अंग्रेजों से कहो वो हिंदी सीख लें। बागेश्वर बाबा सनातन और हिंदुत्व के लिए जो काम कर रहे हैं उसकी चर्चा दुनिया के कई देशों में हो रही है। बागेश्वर बाबा लगातार दुनिया भर में सनातन का प्रचार कर रहे हैं, दुनिया को सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति से अवगत करा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बागेश्वर बाबा ऑस्ट्रेलिया गए थे, उससे पहले न्यूजीलैंड गए थे, फिजी गए हुए थे। बागेश्वर बाबा जिन देशों में जा रहे हैं वहां भारतीय मूल के लोगों को भारतीय संस्कृति और परंपरा को अपनाने, उससे जुड़े रहने की अपील कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बागेश्वर बाबा अब लंदन पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ।
लंदन में बागेश्वर बाबा को देखकर अंग्रेज भी हैरान थे कि ये कौन आ गया है भाई, जिसके आगे पीछे इतनी भीड़ लगी हुई है। संसद में ही बागेश्वर बाबा को सम्मानित भी किया गया। बागेश्वर बाबा लंदन में ब्रिटिश संसद में पहुंचे, जहां सांसदों ने बागेश्वर बाबा का स्वागत किया। इतनी कम उम्र में ही सनातन को वैश्विक स्तर पर बागेश्वर बाबा नई पहचान देने में लगे। आप खुद देखिए कि ब्रिटेन की संसद में बागेश्वर बाबा ने सभी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कैसे किया। बागेश्वर बाबा ने ब्रिटिश संसद में हनुमान चालीसा का सिर्फ पाठ ही नहीं किया, बल्कि ब्रिटेन के लोगों को भारतीय संस्कृति की झलक भी दी। बागेश्वर बाबा ने विश्व शांति के लिए लंदन में हवन किया। पूरे मंत्रोच्चार और विधि विधान से बागेश्वर बाबा ने यह हवन किया। इसके बाद बागेश्वर बाबा लंदन के एक हिंदू मंदिर में पहुंचे और वहां भगवान की आरती की। बागेश्वर बाबा ने लंदन की संसद से दुनिया को सनातन धर्म की खासियत के बारे में भी बताया, वो भी सुनिए। आई प्राउड ऑफ सनातन धर्म, जहां पर वसुदेव कुटुंबकम की बात होती है, हम उस सनातन धर्म से हैं जहां पर क्रांति के साथ साथ शांति की बात होती है। हम उस सनातन धर्म से हैं जहां क्रोध के साथ साथ बोध की बात होती है। हम उस सनातन धर्म से हैं जहां जोश के साथ साथ हौस की बात होती है। हम उस सनातन धर्म से हैं वन वर्ल्ड वन फैमिली मान करके चलने वाले लोग हैं। ब्रिटेन की संसद में बागेश्वर बाबा से एक पाकिस्तानी ने भी सवाल किया। इस पाकिस्तानी ने पूछा कि क्या वो बिना धर्म परिवर्तन कराए हिंदू नहीं हो सकता। इस पर बागेश्वर बाबा ने जो जवाब दिया, उस पर पूरी संसद में ठहाके लग गए। सुनिए। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ आजा क्या है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था। मेरे पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, 47 में माइग्रेट कर गए थे। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ। मुझे सब लोग सवाल करते हैं कि तुम मोहम्मद आरिफ आजा क्या हिंदू कैसे हो सकते हो, नाम चेंज करो। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? आपने क्वेश्चन कहा कि हमारा जन्म भारत में नहीं हुआ तो क्या पाकिस्तानी भारतीय नहीं हो सकता। सच ये है कि पाकिस्तान भी हमारा ही है। सच ये है आरिफ साहब कि पाकिस्तान भी हमारा है। 1947 के पहले आप हमारे थे। एक दीवार लग गई है 47 के बाद की, बंटवारे की, पर बंटवारे में देश दो हो गए हैं। दिल तो अभी भी काटेंगे पाकिस्तानियों का, भारतीय निकलेगा। इसी के साथ बागेश्वर बाबा ने हिंदुत्व को लेकर भी अपनी राय रखी। हिंदुत्व के मुद्दे पर बागेश्वर बाबा बहुत मुखर रहते हैं, बिना किसी संकोच के अपनी बात करते हैं। लंदन में बागेश्वर बाबा ने हिंदुत्व पर क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। हिंदुत्व कोई एक धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक मानवता की विचारधारा है। और मानवता की विचारधारा के लिए हमें ना आपके रंग से मतलब है, ना रूप से मतलब है, ना आपके देश से मतलब है। यदि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, यदि आप भगवत गीता का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका नाम कुछ भी हो, आपकी पहचान कुछ भी हो, हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं। हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं, और जब देश की बात आती है तो अब्दुल कलाम को भी सैल्यूट करते हैं। आप हिंदू हैं, आपने ये मान लिया, हमारे लिए